हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो उन्हीं स्रोतों को उन्हीं विषयों को अभी हम आगे बढ़ाते हुए अभी वही चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जो यानी कि जो इनको धर्मेतर साहित्य भी कह सकते हैं, जो कि प्राचीन काल में अनेक राजा महाराजाओं के समय में बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने उनके राजनीतिक स्थिति को देखा है। उसने उस समय की जो दशा थी, जो राजनीतिक दशा थी, उनके राज दरबार में बहुत सारे रचनाकार रहा करते थे, बहुत सारे लेखक रहा करते थे और राजा महाराजा उनको जो है आश्रय दिया करते थे अपने महलों में। तो जो उस समय की जो स्थिति थी, जो परिस्थिति हुआ करती थी, उसको वो लोग देखते थे और देखने के बाद उस समय की जो उन राजा महाराजाओं के उन राज्यों में जो है क्या सामाजिक दशा रही है उस समय की, या राजनीतिक दशा रही है, धार्मिक दशा क्या थी, या आर्थिक दशा क्या रही है, उन विषयों को उन्होंने जो देखा समझा उसको एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया। तो ये अक्सर पीसीएस के एग्ज़ाम में आ जाता है, चाहे ये लोअर का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे मतलब जो है राज्यों की लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम रहा हो या अधीनस्थ सेवा आयोग का एग्ज़ाम रहा हो, ये हमेशा से ये प्रश्न आते रहे हैं। इनके अलावा बैंक, एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप लोग जो है बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा और एक एक करके जो है हम लोग देखते हैं और इसके विषय में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो इसमें लौकिक साहित्य में या धर्मेतर साहित्य में सबसे पहले जो नाम आता है सबसे विशेष रूप से, ये आता है अर्थशास्त्र का। ये अर्थशास्त्र मौर्य काल के समय में विष्णुगुप्त या चाणक्य भी जिसे कहा जाता है, चाणक्य ने इसके लेखक रहे हैं। और चाणक्य का ये जो रहा है, इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र दिया है। लेकिन दोस्तों, ये सवाल ज़रूर आता है ऑप्शन के तौर पे कि ये जो चाणक्य का अर्थशास्त्र रहा है, ये किस प्रकार का ग्रंथ रहा है। ये अर्थशास्त्र से ऑप्शन दे देगा, नंबर 1 के अर्थशास्त्र से संबंधित है, दूसरा है कि राजनीति से संबंधित है, तीसरा है आर्थिक स्थिति धार्मिक स्थिति से संबंधित है या सामाजिक स्थिति से संबंधित है। तो इसमें ये जो चाणक्य का या विष्णुगुप्त का जो अर्थशास्त्र है, ये एक राजनीतिक ग्रंथ रहा है। और इसमें हमें जो है मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उस समय सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति क्या रही है, इसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी चाणक्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अर्थशास्त्र। इसके जो रचयिता रहे हैं, चाणक्य भी कहा जाता है इनको और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनके द्वारा ये लिखा गया यह ग्रंथ है। यह ग्रंथ भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है, ये सवाल बहुत आता है कि ये किस प्रकार का ग्रंथ रहा है। तो ये राजनीतिक ग्रंथ रहा है और इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं, जिससे मौर्य काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है या इसका ज्ञान प्राप्त होता है। यह 15 खंडों में विभाजित ग्रंथ है और इसका जो द्वितीय और तृतीय भाग है, यह सबसे प्राचीन भाग है। इस ग्रंथ का सबसे प्राचीन भाग अगर पूछ ले परीक्षा में कि अर्थशास्त्र का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो द्वितीय अगर ऑप्शन में आता है तो द्वितीय भी सही हो जाएगा, और अगर तृतीय आता है तो तृतीय भी सही होगा। पूछेगा कोई एक, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम या द्वितीय, द्वितीय या तृतीय, या तृतीय या चतुर्थ, इस तरीके से आ जाए। तो द्वितीय या तृतीय अगर मिला करके देता है तो इस तरीके से ये दोनों अगर मिला करके दे देता है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अलग अलग कोई एक ऑप्शन देता है तो द्वितीय अगर सिर्फ देता है तो द्वितीय वाला सही होगा, और तृतीय वाला देता है तो तृतीय वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है गार्गी संहिता। यह प्रथम शताब्दी में लिखी गई यह ग्रंथ या पुस्तक है और इसमें से हमें यूनानी आक्रमण के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी जब यूनानियों ने प्रथम शताब्दी में भारत में आक्रमण किया था, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी यानी कि विस्तार से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, वो गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। तीसरा जो है ग्रंथ आता है मुद्रा राक्षस।
यह चौथी शती का उत्तरार्ध तथा 5वीं शती के पूर्वार्ध में विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य एवं इसके गुरु चाणक्य, या जिसको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तो विशाखा दत्त के द्वारा यह लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं इनके गुरु जो चाणक्य रहे हैं, चाणक्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ मौर्य वंश से पहले जो नंदों का वंश रहा है, नंद वंश रहा है, उसका पतन किस प्रकार से हुआ है, और नंद वंश के पतन के पश्चात मौर्य वंश की जो स्थापना हुई है उसके विषय में हमें विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है मुद्रा राक्षस के द्वारा। इसके लेखक या रचयिता जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? विशाखा दत्त। ये सवाल ज़रूर आता है, आप प्री एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? तो विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है। इसके बाद अगला ग्रंथ हम लोग जो है, अगला ग्रंथ का नाम आता है पढ़नी की अष्टाध्यायी। पढ़नी की अष्टाध्यायी जो है ये एक व्याकरण ग्रंथ है, यानी कि ग्रामर से संबंधित है, हिंदी ग्रामर से संबंधित है। और इस व्याकरण ग्रंथ में सिर्फ व्याकरण का ही के विषय में ही नहीं लिखा गया है, बल्कि राजाओं महाराजाओं के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, या जनतंत्र के विषय में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो नाम तो वैसे जो है इसमें जो ये ग्रंथ लिखा गया था मुख्य रूप से पढ़नी के द्वारा, अष्टाध्यायी, ये 8 भागों में विभाजित है, यानी कि इसके अंदर 8 लेसन है या 8 खंड हैं कह सकते हैं। तो और इसके लेखक कौन हैं? इनकी पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है, और लिखने वाले यानी कि इसके जो रचयिता हैं या जो लेखक हैं वो पढ़नी है। तो पढ़नी की अष्टाध्यायी ये पुस्तक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत जो है इसका जिक्र आता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लेता है। तो हम इसके बारे में लिखते हैं पढ़नी। चौथा है अष्टाध्यायी। इसके लेखक या रचयिता पढ़नी है। इसके लेखक या रचयिता पढ़नी है। इसमें मुख्य रूप से या ये कर लें कि यह मुख्य रूप से व्याकरण से संबंधित मुख्य रूप से व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, किंतु इस ग्रंथ में राजाओं महाराजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इसमें जनतंत्र के विषय में भी
जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। पांचवा नंबर है महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक या रचयिता जो हैं वो पतंजलि हैं। तो पतंजलि के द्वारा जो लिखा गया यह ग्रंथ है, ये भी एक व्याकरण ग्रंथ है और इस ग्रंथ में भी हमें व्याकरण के साथ साथ राजाओं, महाराजाओं और जनतंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप लोग जो है लिख सकते हैं इसी तरीके से, महाभाष्य। इसके लेखक हैं इसके पतंजलि। पतंजलि लेखक हैं, रचनाकार भी कह सकते हैं इन्हें, रचनाकार। और ये भी एक व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, किंतु इसमें राजाओं, महाराजाओं महाराजाओं की जानकारी मिलती है। जानकारी राजाओं महाराजाओं के विषय में जानकारी मिलती है और साथ ही जनतंत्र के विषय में भी जानकारी मिलती है। जनतंत्र के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मालवकाग्नि मित्रम। ये कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक है या ग्रंथ है और इसमें भी हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो शुंग वंश के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको लिख लेते हैं, मालवकाग्नि मित्रम। मालवकाग्नि मित्रम, इसके लेखक कालिदास। इसमें किस बात का उल्लेख आया है कि यह एक संस्कृत ग्रंथ है। यह एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्रम के विषय में जानकारी मिलती है और इनके समय में उस
समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इसके साथ साथ कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र, शुंग और यवनों में संघर्ष हुआ था। तो उस संघर्ष में किस प्रकार से संघर्ष हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, इसकी भी पूरी जानकारी हमें मालविकाग्निमित्रम के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो लिख लेते हैं कि इस पुस्तक, ग्रंथ कर लेते हैं, इस ग्रंथ में पुष्यमित्र तथा यवनों के मध्य संघर्ष की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके बाद अगली पुस्तक है हर्षचरित। ये वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। 7वीं शताब्दी में लिखी गई इस पुस्तक से हर्ष के काल में वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित के द्वारा हमें उस राजा या सम्राट हर्ष के समय में जो उनका राजनीतिक जीवन क्या रहा है और उनकी राजनीतिक स्थिति क्या रही है, भारत की राजनीतिक स्थिति क्या रही है, इसके विषय में हमें काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो वाणभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक हर्षचरित के द्वारा हमें प्राचीन भारत के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्राचीन भारत के इतिहास के जानने स्रोत के रूप में इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। तो लिख लेते हैं इसको। हर्षचरित। हर्षचरित। लेखक वाणभट्ट। वाणभट्ट इसके लेखक रहे हैं। ये पुस्तक, ये ग्रंथ यह ग्रंथ 7वीं शताब्दी में लिखा गया एक संस्कृत ग्रंथ है। यह सम्राट हर्ष के काल में लिखा गया है। इससे सम्राट
हर्ष के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही हर्ष के काल में भारत की राजनीतिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। छठा नंबर डाल लेते हैं, कामंदकी। लेखक इसके कामंदक हैं। यह ग्रंथ छठी शताब्दी व 7वीं शताब्दी में लिखी गई है। इससे छठी व सातवीं शताब्दी के समय के आचार व्यवहार तथा राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके बाद 7वां नंबर डाल लेते हैं, बृहस्पति का अर्थशास्त्र। बृहस्पति का अर्थशास्त्र। इसके लेखक बृहस्पति हैं। इसकी रचना 900 से 1000 ईस्वी के मध्य में की गई है। इससे 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक
आर्थिक और धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक की रचना 3री शताब्दी ईस्वी में की गई है और इसकी रचना महाकवि भास के द्वारा की गई है। इसमें उदयन राज और चंडप्रद्योग के विषय में जो संबंध रहे हैं उस संबंध के विषय में, या मतलब कि किस प्रकार के संबंध रहे हैं, इसकी जानकारी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको। इसके लेखक भास रहे हैं, भास, या इसके लेखक महाकवि भास इनका नाम रहा है, के द्वारा किया गया। यह पुस्तक या यह ग्रंथ 3री शताब्दी में लिखा गया या रचा गया। इस ग्रंथ के द्वारा उदयन राज तथा चंडप्रद्योग, चंड लिख रहा है, चंडप्रद्योग के बीच संबंधों का पता चलता है। ठीक है, 8 हो गए। इसके बाद अगला ग्रंथ है मंजूश्री मूलकल्प। ये मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ की रचना 700 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य में इसकी रचना की गई है। इस ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। तो आइए इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं। मंजूश्री 9वां नंबर है या 9वां ग्रंथ है ये, मंजूश्री मूलकल्प। ये 700 से लेकर के 750 ईस्वी में रचना हुई और इस ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के, इसको ऐसे कर लेते हैं, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। तो यानी कि ये 700 से 750 के बीच की जो है ये ईस्वी की जानकारी हमें इसमें सभी प्रकार की, ज़्यादातर जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं उससे हमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। ज़्यादातर ग्रंथ इस जो है पूरी जानकारी देते हैं
और इसके साथ साथ इस उन तमाम ग्रंथों में इसका जो है प्रभाव ज़रूर होता है कि वो किस धर्म से संबंधित है। तो अगर जैसे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म में भी दो संप्रदाय रहे हैं मुख्य रूप से, महायान और हीनयान, या हीनयान या महायान। तो ये महायान शाखा से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है कि महायान शाखा से संबंधित जो इनकी मुख्य बातें रही होंगी उनका उल्लेख ज़्यादा रहा होगा। तो इस बात की हमें जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसके बाद अगला ग्रंथ आता है मृच्छकटिकम। इसके लेखक रहे हैं या रचनाकार, जो कहते हैं कि रचनाकार जो इसके रहे हैं वो शूद्रक रहे हैं। वो ये गुप्त काल में लिखा गया ग्रंथ है। तो इससे हमें गुप्त काल की सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो 10वां नंबर डाल लेते हैं, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम लेखक, इसके लेखक शूद्रक रहे हैं, शूद्रक रहे हैं। यह ग्रंथ गुप्त काल में लिखा गया है। यह ग्रंथ हमें गुप्त काल की सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी देता है। 11वां नंबर है नौशाह सांक चरित। नौशाह सांक चरित। गुप्त परिमल। इसके बाद अगला ग्रंथ है नौशाह सांक चरित। यह 11वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। इसके लेखक पद्मगुप्त परिमल हैं। इसमें परमावंश और सिद्धूराज नौशाह सांक परिमल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाग्रंथ माना जाता है। तो चलिए आइए इसको लिख लेते हैं। यह ग्रंथ ग्रंथ 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। यह ग्रंथ परमावंश सिद्धूराज नौशाह सांक के इतिहास की जानकारी देता है।
देता है। यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाग्रंथ है। यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाग्रंथ या महाकाव्य माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो गए हैं ये 11। इसके बाद 4-5 और बचे हैं, उनको हम अगली वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हम जो है इसमें 2-3 वीडियो अभी और बनेंगे स्रोत से संबंधित। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोस्तों जो है अगर आप लोगों को इसमें जो है कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी सवाल हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ साथ जो है दूसरा सब्जेक्ट भी आप लोग चाहते हैं तो इसके विषय में भी आप लोग लिखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है कि वीडियो शूट करने में जो है गर्म बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए कभी कभी बीच बीच में हमारा मिस भी हो जा रहा है, कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके लिए जो हम सॉरी कह रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेली कम से कम एक वीडियो ज़रूर जो है अपलोड हो जाए, मेरी यही कोशिश रहती है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों हम अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।